बेटा केमिस्ट्री में आज हम लोगों को पढ़ना है नरनष्ट समीकरण। अब सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि नरनष्ट समीकरण क्या है और इसे क्यों बनाया गया। तो उसके लिए सुनते हैं। नरनष्ट का समीकरण करता क्या था? नरनष्ट का समीकरण मानक इलेक्ट्रोड विभव की सहायता से धातु के इलेक्ट्रोड का किसी भी ताप पर किसी भी सांद्रता पर इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकता था। भाई क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू जो होती है वो आसानी से ज्ञात की जा सकती है विद्युत रासायनिक श्रेणी से। अभी आपको एक आर्टिकल पढ़ने को मिलेगा विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिनमें से बहुत सारी धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव आपको दिए होंगे, और जब भी कभी आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव की आवश्यकता पड़ेगी आप आसानी से उसे देखकर मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। परंतु ये मानक इलेक्ट्रोड विभव उन परिस्थितियों में दिए गए होंगे जब इलेक्ट्रोड का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा, इलेक्ट्रोड जिस घोल में डूबा है उसकी सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर होगी, विलयन पर लगने वाला वायुमंडलीय दाब 1 वायुमंडल होगा। यह उस परिस्थिति का इलेक्ट्रोड विभव होगा। परंतु क्या होता है कि हमारे यहां जो इलेक्ट्रोड हैं, अगर यह मानक परिस्थिति में नहीं हुआ तो मानक परिस्थिति में न होने पर उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव भी पहले से परिवर्तित हो जाएगा। अब मानक परिस्थितियों में न होने की दशा में इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना प्राप्त हुआ है, इसे ज्ञात करने के लिए बनाया गया था नरनष्ट इक्वेशन। अर्थात ऐसे भी दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, नरनष्ट इक्वेशन के थ्रू हम किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव किसी भी परिस्थिति पर ज्ञात कर सकते हैं। टेम्परेचर चाहे जितना हो, प्रेशर चाहे जितना हो, सांद्रता चाहे जितनी हो, आप किसी भी परिस्थिति में इलेक्ट्रोड के विभव को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बात विशेष ध्यान रखने वाली ये बात है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव तो विद्युत रासायनिक श्रेणी से ही देखकर बताए जा सकते हैं, परंतु किसी इलेक्ट्रोड का विभव अगर आपको डिफरेंट परिस्थितियों में निकालना हो तो फिर उसके लिए एक विशेष प्रकार के समीकरण की आवश्यकता होती है, जिसे नरनष्ट समीकरण कहते हैं। इसे नरनष्ट ने ही बनाया था। अब नरनष्ट समीकरण करता क्या है, थोड़ा सा उस पर देख लेते हैं कैसा होता है नरनष्ट समीकरण। मैंने देखो लिख रखा है, नरनष्ट के अनुसार किसी ताप T पर, नरनष्ट ने ऐसा माना है कि कोई टेम्परेचर कितना है T, टेम्परेचर T पर धातु के इलेक्ट्रोड पर यह रासायनिक अभिक्रिया संपन्न है। यह रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है, इसको कैसे पढ़ेंगे? M का मतलब ये मेटल है, धातु है। M N पॉजिटिव चार्ज का मतलब है जब धातु के टुकड़े को घोल में डुबाया गया तो धातु का टुकड़ा N इलेक्ट्रॉनों को प्लस चार्ज का मतलब है त्याग कर ऑक्सीकृत हुआ जा रहा है। अब इसका विभव कितना है E, और इसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव कितना है E0। मतलब ये जो धातु डुबाई गई है विलयन में, उसका विभव क्या है E, और उसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या है E0। और विलयन में उपस्थित धातु आयनों की मध्य सांद्रता निम्नलिखित संबंध से, धातु आयनों की सांद्रता के मध्य निम्नलिखित संबंध होता है। तो किसके किसके बीच? इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, धातु आयनों की सांद्रता और उस इलेक्ट्रोड के ताप, इनके मध्य में एक संबंध बताया था। वो संबंध क्या था, मैं पढ़ के सुना देता हूं। E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग बेस 10 1 बाई Mn आयनों, M मेटल आयनों की कंसंट्रेशन उसमें दी गई है। अभी इसको कैसे पढ़ सकते हैं? E क्या है आपको मालूम है, इलेक्ट्रोड विभव। E0 क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखो ध्यान देने वाली बात, E0 जो है ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है और इसी को विद्युत रासायनिक श्रेणी से देखकर निकाला जा सकता है। और माइनस 2.303 R है गैस नियतांक, T परमताप है, अर्थात इलेक्ट्रोड का उस समय जितना भी टेम्परेचर होगा उसे परमताप कहेंगे। आगे N क्या है कि जब भी कभी किसी इलेक्ट्रोड की रासायनिक अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखा जाएगा, फिर मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर देता हूं। N क्या है, जब भी कभी किसी इलेक्ट्रोड पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखा जाएगा, बैलेंस इक्वेशन लिखा जाएगा, तो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। उन इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या को बोलते हैं N। F क्या है, फैराडे नियतांक। इसके बाद एक और अगर हमें शब्द पढ़ना होगा तो Mn पॉजिटिव चार्ज। Mn पॉजिटिव चार्ज है विलयन में उपस्थित धातु के आयनों की सांद्रता। मैंने लिख भी रखा है, देखो क्या,
जहां R गैस नियतांक है, T परमताप है, F क्या है, फैराडे आवेश है जिसकी वैल्यू आप सभी को पता है 96,500 कूलाम होती है। नेक्स्ट है Mn पॉजिटिव चार्ज का मतलब है विलयन में उपस्थित धातु के आयनों की सांद्रता। N का अर्थ पूछेगा, बोलता है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जब भी धातु का इलेक्ट्रॉन विलयन के मध्य विक्रिया करता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर धातु और विलयन के मध्य होता है। संतुलित समीकरण के लिखने के दौरान जितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर धातु और आयन के मध्य होता है, इलेक्ट्रॉनों की उस संख्या को कैसे लिखते हैं, N से। तो इस प्रकार से आप नर्नस्ट इक्वेशन को पढ़ सकते हैं। हाँ, नर्नस्ट इक्वेशन में एक और इंपॉर्टेंट चीज, नर्नस्ट इक्वेशन केवल इलेक्ट्रोडों के लिए ही नहीं लगाया जाता, नर्नस्ट इक्वेशन सेलों के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखने वाली है, अगर हम फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू 96,500 कूलाम रख लें और R की वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स रख लें और यहां पर कैलकुलेशन करें, तो एक विशेष बात ध्यान देने वाली बात है, क्या है कि जो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है 2.303 RT अपॉन NF, ये कैलकुलेट होकर कुछ इस प्रकार का हो जाता है। ध्यान रखने वाली बात है, इसको कैलकुलेट करेंगे, 2.303 लिखेंगे, R लिखेंगे, R की वैल्यू यहां से ले लेंगे, अपॉन N की वैल्यू को रखेंगे नहीं क्योंकि पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, F की वैल्यू 96,500 कूलाम रखेंगे, तो बेटा आंसर आएगा 0.059 अपॉन N। ये विशेष वैल्यू ध्यान रखने वाली है। अगर आप R की वैल्यू, T की वैल्यू और F की वैल्यू रख लेते हो, अब T की वैल्यू कितनी रखनी है बेटा, T में भी प्रॉब्लम आने वाली, T है परमताप अर्थात आदर्श कमरे का ताप, जिसे 298 केल्विन रखना है, तो वो वैल्यू कैलकुलेट होकर इतनी आ जाएगी। हालांकि इस वैल्यू को रखने का कोई विशेष अर्थ नहीं है, केवल ये वैल्यू इस बात को दर्शाएगी कि अगर कभी हमको ये विशेष परिस्थितियों की वैल्यू रखनी पड़ी तो हम ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ये वैल्यू रख दिया करेंगे। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव और नर्नस्ट इक्वेशन से लिए गए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन है, लिखा है साम्य स्थिरांक Kc का मान E नॉट सेल से संबंधित है या नहीं। कहता है साम्य स्थिरांक Kc का मान E नॉट सेल से संबंधित है या नहीं, कि क्या साम्य स्थिरांक Kc का मान E नॉट सेल से किसी प्रकार का संबंध रखता है या नहीं। तो बेटा मैं बताऊंगा Kc का मान जो है वो E नॉट सेल से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है। Kc का मान E नॉट सेल द्वारा या E नॉट सेल से संबंधित नहीं है। तो ये हमसे पूछा था कि साम्य स्थिरांक Kc की जो वैल्यू होती है क्या E नॉट से संबंध रखती है, तो ये किसी भी प्रकार का संबंध E नॉट से नहीं रखती है Kc की वैल्यू। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है किन दशा में E नॉट सेल तथा डेल्टा Rg नॉट शून्य रहते हैं। अब इसको सबसे पहले E नॉट सेल क्या होता है, सेल का विभव या मानक सेल विभव इसको बोलते हैं। क्या किसी सेल के लिए मानक सेल विभव का मान शून्य हो सकता है, अर्थात सेल का जो वोल्टता है वो 0 आ जाए या सेल 0 वोल्ट देने लगे, क्या कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है। और एक कंडीशन दी है डेल्टा आरजी। डेल्टा आरजी क्या है, इसे कहते हैं मानक मुक्त ऊर्जा या गिब्स ऊर्जा भी कहते हैं, दोनों नाम है इसके, मानक मुक्त ऊर्जा या गिब्स ऊर्जा। अब ये मानक मुक्त ऊर्जा या गिब्स ऊर्जा क्या होती है, तो मैं बताता हूं। किसी भी एक सेल के लिए बहुत सारी एनर्जी होती है, किसी एक सेल को अगर पढ़ेंगे उसमें बहुत सारी एनर्जी है, लेकिन वो सारी की सारी एनर्जी विद्युत ऊर्जा को बनाने में खर्च नहीं करता। सेल विद्युत ऊर्जा, जैसे मैं ऐसा एग्जांपल मान लेता हूं कि किसी सेल के पास 100 जूल रासायनिक ऊर्जा है, लेकिन वो उसमें से 60 से 70 जूल ऊर्जा से ही विद्युत ऊर्जा बनाता है। 40 जूल एनर्जी तो अभी भी केमिकल फॉर्म में उसके पास इकट्ठा रह जाती है। तो मैं क्या सोचता हूं, वो जो 60 से 70 जूल एनर्जी से उसने विद्युत ऊर्जा बनाई है, 60 से 70 जूल ऊर्जा से उसने कार्य किया है, उस कार्य करने वाली ऊर्जा को कहते हैं
गिब्स ऊर्जा या मानक मुक्त ऊर्जा। तो बोलता है क्या सेल का विभव शून्य हो सकता है या गिब्स ऊर्जा कभी शून्य हो सकती है? तो गिब्स ऊर्जा शून्य होने का मतलब है सेल द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। और बेटा सेल द्वारा कार्य कब नहीं किया जाता ये आपको पता है, जब सेल रासायनिक साम्यावस्था पर होता है। रासायनिक साम्यावस्था में होता क्या है, जितना चार्ज प्लेट पर आता है, जितना धनावेश प्लेट पर आता है उतना ही धनावेश प्लेट से बाहर निकल जाता है, या जितना ऋणावेश प्लेट पर उत्पन्न होता है उतना ऋणावेश प्लेट से कहां चला जाता है, बाहर। इस कंडीशन पे क्या होता है, इलेक्ट्रोड पर आया या सेल पर आया जो चार्ज होता है वो बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होता। सेल पर चार्ज आ ही नहीं पाता, आ इसलिए नहीं पाता कि 4 जूल चार्ज, अगर 4 कूलाम चार्ज आया भी तो वो 4 कूलाम चार्ज जो है उससे निकल गया। तो आवेश आने की दर और आवेश के जाने की दर बराबर रहती है, इसलिए सेल आवेशित हो ही नहीं पाता है। तो मैं क्या बताऊंगा, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें से डेल्टा ई नॉट ऑफ सेल और डेल्टा आर जी नॉट शून्य होते हैं? तो मैं बताऊंगा रासायनिक साम्यावस्था पर, जब सेल अपनी रासायनिक साम्यावस्था पर होता है, जब सेल अपनी रासायनिक साम्यावस्था पर होता है तो इसको थोड़ा सा और सही कर लेते हैं। जब सेल अपनी रासायनिक साम्यावस्था पर होता है उसके लिए डेल्टा आर जी नॉट और ई नॉट ऑफ सेल दोनों की वैल्यू कितनी होती है, शून्य होती है। एक लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कहता है डेनियल सेल के लिए नर्नस्ट समीकरण लिखना है हमें। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहता है कि जेडेन आयनों की सांद्रता बढ़ने पर ई सेल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले डेनियल सेल के विषय में लिख लेते हैं। तो डेनियल सेल तो आप सबको पता होगा, डेनियल सेल कौन सा था। डेनियल सेल में से आपने एक तरफ कॉपर की धातु की छड़ को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन पे डुबाया था और दूसरी ओर जिंक धातु की छड़ को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबाया था। दोनों सॉल्यूशन को एक साल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट किया था और दोनों मेटल की रॉड को एक वोल्ट मीटर के थ्रू कनेक्ट किया था। वो सेल होता था डेनियल सेल। और डेनियल सेल जब आपने पढ़ा था तो उसकी रिएक्शंस को भी पढ़ा था। मैं कुछ याद दिलवा दूं, रिएक्शन कैसी थी। रिएक्शन बेटा कुछ इस प्रकार से थी, जेडीएन सॉलिड प्लस यू डबल प्लस ए क्यू एक्वस सोल्यूशन, एरो जेडीएन डबल प्लस सी यू सॉलिड। कुछ इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हम लोगों ने डेनियल सेल के लिए लिखा था। अब क्योंकि डेनियल सेल के लिए रासायनिक अभिक्रियाओं को लिख चुके हैं, अब कह रहा था कि हमें डेनियल सेल के लिए नर्नस्ट इक्वेशन लिखना है। तो बेटा नर्नस्ट इक्वेशन तो हम लोगों ने यहां लिख रखा है। तो नर्नस्ट इक्वेशन देखो कैसे लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है बेटा, ई इज इक्वल टू ई नॉट लिखा था क्योंकि वो नर्नस्ट इक्वेशन किसी इलेक्ट्रोड के लिए था। और ये जो नर्नस्ट इक्वेशन है ये हमने एक सेल के लिए लिखा है, डेनियल सेल के लिए। तो मैंने इलेक्ट्रोड विभव की जगह पर सेल के विभव का प्रयोग किया है और मानक इलेक्ट्रोड विभव की जगह पर मानक सेल विभव का प्रयोग किया है। फिर माइनस, और बेटा आपको लिखना होता RT अपॉन NF और कुछ सारी चीजें होती थी, ये सब चीजें आपको वहां लिखनी पड़ती थी। तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर इन सभी चीजों की वैल्यू रख देते हैं तो वैल्यू रखने से हमें आंसर मिलता है 0.059 अपॉन, बेटा नीचे n रहता था तो अब एक काम कर लेते हैं, n को भी हटा लेते हैं। n को क्यों हटा लेते हैं, क्योंकि हमको अब पता है कि इस सेल में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। देखो कैसे, ऐसे पता है जिंक ने भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागा है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया है। क्योंकि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागा है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। और कहोगे सर जी कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी तो किए हैं। तो बेटा जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, कॉपर ने वही 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए हैं। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित समीकरण में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 मोल है। तो मैंने यहां 2 लिख दिया। आगे लॉग, थोड़ा सा और ध्यान देने वाली बात है बेटा, फॉर्मूले का तरीका कुछ इस प्रकार होता है कि उत्पाद में उपस्थित पदार्थों की सांद्रताएं ऊपर और अभिकारक में उपस्थित पदार्थों की सांद्रताएं लिखी जाती है नीचे। लेकिन जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था पर पाया जाता है उसकी सांद्रता 1 मोल पर लीटर मानी जाती है या 1 मानी जाती है, इकाई सांद्रता पर मानी जाती है। तो मैं सबसे पहले
उत्पाद में लिखे पदार्थों की सांद्रता को ऊपर लिखूंगा क्योंकि इसकी सांद्रता 1 मानी गई है। हम इसकी सांद्रता लिखेंगे Zn डबल प्लस आयन की सांद्रता को केवल लिख देंगे। अच्छा, नीचे इसकी सांद्रताओं को लिखेंगे क्योंकि ये सॉलिड स्टेट पर इसकी सांद्रता को इकाई मान लेंगे, केवल कॉपर आयन की सांद्रता लिख देंगे, Cu डबल प्लस आयनों की सांद्रता लिख देंगे। ये फॉर्मूला हो जाएगा। अभी साथ में एक क्वेश्चन इसने और बढ़ा रखा था। ये क्या क्वेश्चन बढ़ा रखा था कि अगर Zn आयनों की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो कहता है फिर सेल के विभव पर क्या परिवर्तन आएगा या सेल के विभव पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ध्यान देने वाली बात है। देखो बेटा, अगर Zn आयनों की सांद्रता को बढ़ा दिया जाए, सांद्रता को बढ़ाने का मतलब है इसका मान बढ़ा दिया गया। सोचने वाली बात है, अगर इसका मान बढ़ा दिया गया तो इस पूरी वैल्यू का मान बढ़ जाएगा। इस पूरी वैल्यू का मान बढ़ेगा मतलब यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू बढ़ जाएगी। भाई Zn अंश में है, अगर अंश में किसी वैल्यू को बढ़ा देते हैं तो बेटा पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब ध्यान देने वाली बात है, अगर ये वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ गई या बढ़ गई तो जब आप ई नॉट ऑफ सेल में ये वाली वैल्यू घटाओगे, क्योंकि ई नॉट ऑफ सेल में एक बड़ी वैल्यू को घटाना है, तो ई नॉट ऑफ सेल में जब बड़ी वैल्यू घटाई जाती है, एक बड़ा मान घटाया जाता है, तो आंसर उतना ही कैसा आता है, कम। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बता सकता हूं आपको। जैसे आपको 5 में से 1 घटाना है तो आंसर 4 आने वाला है, लेकिन 5 में से अगर 4 घटा दिया जाए आंसर कितना आ जाएगा, 1। जब 5 में एक छोटी वैल्यू को घटाया गया आंसर बड़ा प्राप्त हुआ, लेकिन 5 में जब एक बड़ी वैल्यू को घटा दिया गया तो आंसर बहुत ही कम प्राप्त हुआ। सेम उसी तरीके में से मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, जब Zn आयनों की सांद्रता बढ़ जाएगी अर्थात Zn प्लस आयन की अमाउंट क्या हो गई, ज्यादा, ये वैल्यू बड़ी हो गई। अगर ये वैल्यू बड़ी हो गई तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जो मल्टीप्लिकेशन में है पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी, और जब ये पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी तो पूरी वैल्यू हो गई एक बड़ी वैल्यू, और जब ई नॉट ऑफ सेल में से आप उस बड़ी वैल्यू को घटाओगे तो आंसर आएगा कम। इसका मतलब है ई सेल की वैल्यू कैसी हो गई, कम हो गई, क्योंकि घटाने से आंसर कम आ गया। तो मैं क्या लिख दूंगा इसमें से आंसर, Zn डबल प्लस आयनों की सांद्रता में वृद्धि करने पर Zn डबल प्लस आयनों की सांद्रता में वृद्धि करने पर सेल विभव का मान घट जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात बेटा, अगर कभी ऐसा भी पूछता था Zn आयनों की सांद्रता के विषय में ना पूछकर कॉपर आयनों की सांद्रता कह देता, तो देखो कॉपर आयनों की सांद्रता से कैसे सॉल्व करते। अगर कॉपर आयनों की सांद्रता बढ़ जाएगी तो हर में लिखी हुई वैल्यू बढ़ गई। अगर हर में लिखी हुई वैल्यू बढ़ गई तो हर में लिखी हुई वैल्यू के बढ़ने से ये पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, कम। अगर ये पूरी वैल्यू कम हो जाएगी तो जब आप ई नॉट ऑफ सेल में एक छोटी वैल्यू को घटाओगे तो आंसर कैसा आएगा, ज्यादा आएगा, और उस दौरान ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इनको नोट करते हैं और फिर उन केवल फॉर्मूलों को पढ़ लेते हैं जो फॉर्मूले हमें न्यूमेरिकल के रूप में अभी यूज करने पड़ेंगे। जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उन फॉर्मूलों की कुछ आवश्यकता पड़ेगी, तो इनको जल्दी से नोट करते हैं और फिर उन फॉर्मूलों को पढ़ते हैं जो न्यूमेरिकल में यूज आने वाले हैं। आगे हम लोगों ने लिख रखा है आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए आवश्यक सूत्र। जब हम लोग न्यूमेरिकल जिसको आंकिक प्रश्न कहते हैं उनको सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ फॉर्मूलों की जरूरत पड़ने वाली है। तो वो कौन से फॉर्मूले हो सकते हैं, तो मैंने 4 फॉर्मूले यहाँ लिख रखे हैं। इन फॉर्मूलों को देखते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं इनसे रिलेटेड आंकिक प्रश्नों को। तो पहला फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला है अगर आपको किसी भी सेल का मानक सेल विभव चाहिए तो आप एक काम कर सकते हैं, कैथोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव में से एनोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव को क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। कि जो भी विभव आएगा कैथोड का, जो भी विभव आएगा एनोड का, उसमें से कैथोड के विभव में एनोड के विभव को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, सेल का विभव आ जाएगा। हाँ, एक काम और कर सकते हैं कि अगर आपको कैथोड और एनोड नहीं पता है तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, किसी भी सेल की
इलेक्ट्रोड सेल के सेल विभव को निकालने के लिए राइट हैंड साइड में लिखे इलेक्ट्रोड के विभव में से लेफ्ट हैंड साइड के इलेक्ट्रोड के विभव को क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूला बन सकता है ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल। तो इस प्रकार से एक और फॉर्मूला हम बना सकते हैं कि अगर आपको किसी भी सेल का मानक सेल विभव निकालना है तो उस सेल में से आप पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ढूंढिए। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का मतलब जिस प्लेट पर धनावेश है, जिस प्लेट पर धनावेश होगा उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस जिस प्लेट पर ऋण आवेश है उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव, और इन दोनों के मानक इलेक्ट्रोड विभव को आपस में क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जैसे माइनस करोगे उस प्रकार से भी सेल के मानक सेल विभव को निकाला जा सकता है। तो मानक सेल विभव को निकालने के लिए आप तीन फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, उनमें से जो भी फॉर्मूला सुटेबल लगेगा, जो हमें आसान लगेगा हम उसको यूज कर लेंगे। वैसे पहला फॉर्मूला मेरे ख्याल से बेटर है, इसी को यूज करेंगे। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट है दूसरा फॉर्मूला, डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। तकरीबन इसमें लिखे हुए सारे सिंबल्स का अर्थ जानते हो। डेल्टा आर जी नॉट की बात करेगा तो डेल्टा आर जी नॉट को कहते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, क्योंकि डेल्टा लगा है, गिब्स ऊर्जा में क्या है, परिवर्तन है। और साथ में क्या लिखा है, मैंने आगे लिखा है एफ फैराडे आवेश है, फैराडे नियतांक है जिसकी वैल्यू 96,500 कूलाम प्रति मोल होती है। कूलाम भी लिख सकते थे, कूलाम प्रति मोल भी लिख सकते, क्योंकि एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है, इसलिए मैंने प्रति मोल लिख दिया है। ई नॉट ऑफ सेल की इसमें से वैल्यू कैसे निकालोगे, तो बेटा हमने पहले पढ़ रखा है कि ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू को निकालने के लिए कैथोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव में एनोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव को माइनस कर देते हैं। तो मैंने इस बात को भी लिखा कि ई नॉट ऑफ सेल कैसे निकाला जाएगा, ये आप जानते हैं। साथ में लिखा है एन क्या है, एन सेल अभिक्रिया के लिए, जब भी आप सेल की एक रासायनिक अभिक्रिया लिखोगे उस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करोगे, संतुलित होने के बाद सेल में उस रासायनिक अभिक्रिया में जितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा होगा, स्थानांतरण हो रहा होगा, परिवर्तन हो रहा होगा, उसकी संख्या को, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कैसे लिखते हैं, एन से। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, सेल अभिक्रिया के संतुलित समीकरण में स्थानांतरित आवेश या स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। थर्ड फॉर्मूला है डेल्टा आर जी, गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन का फॉर्मूला होता है -2.303 RT log Kc। इसमें से क्या है, डेल्टा आर जी सभी जानते हैं गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन है। आर गैस नियतांक होता है जिसकी वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स को यूज कर लेना है। टी की वैल्यू कहेगा तो टी क्या है, ताप, और ये ताप हमें कहां पर रखना है, केल्विन में रखना है। जब आपको टेम्परेचर नहीं देता है तो आप टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ के 298 केल्विन यूज कर लेंगे। अगर आपको टेम्परेचर की विशेष परिस्थिति दे देता है तो आप टेम्परेचर की वो परिस्थिति यूज करेंगे। यदि न्यूमेरिकल में टेम्परेचर की कोई विशेष परिस्थिति नहीं दी गई है, 298 केल्विन का यूज करना है टेम्परेचर की जगह पर। और पूछेगा केसी क्या है, केसी है साम्य स्थिरांक की वैल्यू। साम्य स्थिरांक की वैल्यू कैसे है, क्योंकि सेल जब रासायनिक अभिक्रिया करता है, रेडॉक्स अभिक्रिया करता है, तो कभी का कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जब सेल में होने वाली ऑक्सीकरण अभिक्रिया और सेल में होने वाली अपचयन अभिक्रिया, दोनों का वेग आपस में कैसा हो जाता है, बराबर। क्योंकि आप जानते हो किसी सेल में दो प्रकार की अभिक्रिया होती हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन। तो अगर कभी ऐसी कंडीशन आ गई जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाओं की दर आपस में बराबर हो गई, सेल साम्यावस्था पर चला गया, और ऐसी कंडीशन पर गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन निकालने के लिए हम साम्य स्थिरांक का यूज करेंगे, जिसे हम केसी से लिखते हैं। अभी नेक्स्ट नंबर है और अंतिम नंबर भी है नर्नस्ट इक्वेशन। ये नर्नस्ट इक्वेशन है, लेकिन इस बार नर्नस्ट इक्वेशन सेल के लिए लिखी गई है। सेल विभव बराबर मानक सेल विभव और माइनस लगा के 0.059 को यूज किया गया अपॉन एन। एन इसलिए लिखा गया, पता नहीं स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, जितनी आएगी उसको यूज करेंगे। लॉग बेस 10 है। एनोड पर आयनों की सांद्रता ऊपर लिखनी है और कैथोड में उपस्थित विलयन की सांद्रता को कहां लिखना है, नीचे। तो इस प्रकार से ये चार फॉर्मूले जो है, मुझे लगता है ये फॉर्मूले यूज में आने वाले हैं। तो इन फॉर्मूलों को सॉल्व करेंगे, देख लिया हम लोगों ने। अब इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास पे।